नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्ययन करने वाले हैं, डीपीएसपी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए हैं। आर्टिकल हमने 1 से 4 तक देख लिया। क्या 1 से 4 तक क्या था? राज्य संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। उसके बाद 5 से 11 तक हमने नागरिकता देखी। फिर 12 से 35 तक हमने क्या देखा? मौलिक अधिकार देखे। अब हम 36 से 51 में हमें देखना क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शुरू होते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। तो सबसे पहला आर्टिकल देखो, वैसे तो मैं बता दूं ये एक पन्ना है, जिसे हमें रटना है कैसे भी करके। ठीक है, अब हम इसके कैसे भी शॉर्टकट बनाएं, पर वो हमें रट लेने हैं। क्या है, जब प्रीलिम पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें से सिर्फ कुछ चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि कुटीर उद्योगों की स्थापना कौन से आर्टिकल से संबंधित है, या तो ये आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि कौन सा गांधीवाद की धारणा के बहुत क्लोज है निम्न में से। तो ऐसे चीजें, ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें से प्रीलिम्स में से। ठीक है, मेंस में जाएंगे तो वो बहुत डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनका कैसे, इनका पालन सुनिश्चित होगा, ये क्यों सकते हैं, इनकी क्या आलोचनाएं हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं मेंस के लिए। लेकिन प्रीलिम्स में इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आना किसी में से भी, तो पहले रटने वाला, पहले हम इसमें जो समझ सकते हैं वो मैं यहाँ समझा देता हूँ, फिर जो बचेगा वो आपको रट लेना है। कैसे भी जुगाड़ लगा के इसमें से कोई कोई पॉइंट आउट करके उन्हें लाइन से दिमाग में रख लेना है। मैं चाहता तो इन्हें पहले ही डिवाइड कर देता, इसमें गांधीवादी, इन्हें क्या है, बेसिकली इन्हें कोई डिवीजन नहीं किया गया है कि बस ये सारे के सारे डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिन्हें एक साथ रखा गया है, लेकिन इनमें कोई डिवीजन नहीं किया गया। वो तो हमने अध्ययन की सुविधा से और इनकी क्या है, इनका जो टेम्परामेंट है उसे देख के इन्हें क्या है, अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से? एक तो समाजवादी हैं, जो एक सोशलिस्टिक सोसाइटी की स्थापना की कोशिश करते हैं। दूसरे गांधीवादी हैं, जो गांधीवादी थ्योरीज हैं उनके ऊपर डिपेंड हैं। और तीसरे हैं उदार बौद्धिक, जो एक लिबरल टाइप की इमेज को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 36 जो क्या कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई। और राज्य की परिभाषा क्या है, जो कि आर्टिकल 12 में दी गई थी। तो उसमें क्या थी, या तो संसद अथवा उसकी कार्यपालिक सीमा की और संस्थाएं, विधानमंडल या उसकी कार्यपालिक सीमा की और संस्थाएं, कोई भी निगम, शासकीय निगम वगैरह, या राज्य के किसी निगम या किसी संस्था के लिए काम कर रही, उसके एवज में काम कर रही कोई भी निजी कंपनी किस में आएगी? राज्य की श्रेणी में आएगी। ठीक है, तो वही परिभाषा, राज्य की परिभाषा यहाँ आएगी। इसमें केवल विधायिका और कार्यपालिका सम्मिलित है, न्यायपालिका नहीं। ना न्यायपालिका वहां सम्मिलित थी, ना न्यायपालिका यहाँ सम्मिलित है। तो ये हो गई हमारी राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा के बाद 37 पद आते हैं आर्टिकल 37 पे। तो 37 क्या बताता है कि इस भाग को कैसे लागू किया जाएगा, ये बताता है हमारा आर्टिकल 37। कैसे? तो यहाँ ये नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि ये जो सिद्धांत हैं जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, राज्य के लिए मूलभूत हैं। ये मूलभूत सिद्धांत हैं और राज्य अपने नीति निर्माण में इनका इस्तेमाल करेगा। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 37 में। तो वो उनके लागू होने की दशाएं बताता है कि ये राज्य पर डिपेंड करता है, किंतु ये नीति निर्माण के महत्वपूर्ण मुद्दे और पहलू हैं, और राज्य जब भी नीति निर्माण करेगा तब वो इनका ध्यान रखेगा। आर्टिकल 37। और इसके लिए अम्बेडकर जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि यदि कोई भी आम लोगों का हित चाहने वाली सरकार कभी भी इससे विथकित या इससे अपोज करने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि यदि वो करेगी तो उसे 5 वर्ष बाद लोगों के सामने जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम क्यों नहीं किए। इसीलिए ये क्या है, ये बाउंडेशन है राज्य की सरकारों पर, ना कि लोगों को दिए जाने वाले, भले ही ये गैर न्यायोचित हों, लेकिन सरकारों को फिर भी इन पर काम करने पड़ते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक लोक कल्याण और अच्छे समाज की स्थापना के लिए लोगों को
दिए गए हैं। ये क्या करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें इन्हें कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान ने इन्हें कहां से लिया था, स्पेन से लिया था। हमने 1935 में से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उन्हें सीधा उठा लिया उन देशों को, ठीक है, यहाँ पे समाहित कर लिया। और इनका मूल उद्देश्य क्या है, उच्च आदर्शों, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना करना, साथ ही क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। वो क्या है, मूल अधिकार थे, वो राज्य क्या कर रहे थे, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे थे, ये लोक कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और पुलिस राज्य को हटाकर ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए हैं राज्यों को। ठीक है, तो हमारा 36 हो गया, 37 हो गया। इसके बाद आएंगे हम 38 पर। 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, मतलब लोक कल्याण का लेवल बढ़ाने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करेगा, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जैसा कि हमारी केस में दिया गया है, उद्देशिका में दिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसका ये आखिरी वाला बिंदु कौन सा, ये वाला आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, तो राज्य क्या करेगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और आय, प्रतिष्ठा, समानता और अवसरों की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। ये क्या करता है 38। इसके बाद आ जाते हैं हम 39। 39 बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा इस पे समस्याएं रही हैं और मुकदमेबाजी जितनी हुई है वो 39 की वजह से हुई है, क्योंकि 39 में कुछ क्या है, लोगों को विशेष प्रोविजन करने की सरकारों को छूट दी जाती है और उन प्रोविजंस को क्या है, लोग 14 और 19 की स्वतंत्रताओं और समानता के अधिकार और विधि के समझ क्षमता के अपोज मानते हैं और उस पर क्लेम करते थे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया था जहां पर 39 आएगा वहां 14 और 19 गायब हो जाएंगे। 39 में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, राज्य यदि उनके अनुपालन में कुछ भी काम करेगा तो वहां पर आप 14 और 19 के तहत उन्हें नलीफाई नहीं करवा सकते। ठीक है, ये कहा गया था 31 गा में। ठीक है, जिसे अब 31 तो निरसित कर दिया गया, लेकिन 31 गा है, उसमें वो विधियां सम्मिलित हैं जो क्या है 39 को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाली नीति तत्व। पहला क्या है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन सबको मिले। अब जीविका मिल गई है तो उसमें क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दो। फिर क्या है, बलात्श्रम से संरक्षण करो। तीसरा, मैंने ना थोड़ा सा बीच बीच में से ले लिया, देखो सबसे पहले जीविका, जीविका के पास क्या है, जीविका मिल गई तो उसमें क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए। फिर उसके बाद समान कार्य समान वेतन तो ठीक है, लेकिन ये है कि हमारा बलात्श्रम से संरक्षण होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे बच्चों को जो है, वो बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर सुरक्षित किए जाए। तो ये स्वस्थ विकास के अवसर जो सुरक्षित किए जाए वो ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 से। हम यहाँ देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से यहाँ 4 चीजें ऐड की गई हैं और 44वें संविधान संशोधन 1978 से 1, और इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 से 1 और 97वें संविधान संशोधन 2011 से सहकारिता वाला जोड़ा गया है। तो ये यहाँ पे देख लेना, क्योंकि कभी यदि आएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से डीपीएसपी में क्या जोड़ा गया, तो वो ये 4 चीजें हैं, या फिर इनके अलावा क्या नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो ये रिमाइंड कर लेनी दिमाग। फिर ये तो हो गए डायरेक्ट क्या, जीविका के साधन सुनिश्चित करेगा। जीविका के बाद में क्या करेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। समान कार्य समान वेतन हो गया। फिर बलात्श्रम से संरक्षण करेगा। बलात्श्रम से संरक्षण के बाद बच्चों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करेगा। फिर 39A क्या कहता है कि समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। समान न्याय
सभी को समान न्याय, और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। मान लो कुछ लोग जो गरीब हैं वो बड़े वकील नहीं कर सकते या उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उन्हें क्या करना जाएगा, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके लिए क्या बनाया गया, विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो वो नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तो ये क्या करते हैं, जो लोग इसके लिए सक्षम नहीं होते कि वो अपने केस खुद लड़ पाए, उनके लिए क्या करते हैं, वकीलों का प्रबंध करता है विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है। और इसके बाद लोक अदालतें चलाई ताकि कम खर्चे में उचित न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं किस आधार पर की गई, इन्हीं आधारों पे कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो जाए। 39A। 39B क्या कहता है, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। मतलब समाज के जो भी संसाधन है उसका उपयोग कैसा होना चाहिए, सामूहिक उपयोग के लिए होना चाहिए। जैसे कि माने कोई प्लेग्राउंड है जिसमें सब लोग खेलते हैं, तो वो क्या है, वो एक संसाधन हुआ, लेकिन कैसा, कम्युनिटी लेवल का संसाधन हुआ। उसका क्या है, सामूहिक हित के लिए, अब सब लोग घूमे फिरें जाएं तो उसके लिए उसका इस्तेमाल हो, तब तो क्या हो गया, उसका सामूहिक उपयोग सुनिश्चित हो गया। अब कोई व्यक्ति अकेला जाता है और उसे पूरे को एक्वायर कर ले और कहे कि नहीं ये सिर्फ मेरे उपयोग के लिए और मैं इसमें जो ठीक लगेगा वो करूंगा, तो क्या हुआ, ये क्या है कि संसाधन का सामूहिक में उपयोग नहीं हुआ। तो राज्य इस प्रकार की व्यवस्थाओं को रोकेगा जो क्या करेगा, सामूहिक के लिए ही समुदाय के भौतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। जैसे कि जंगल देख लें, जंगल सामूहिक संसाधन है, समाज के संसाधन, लेकिन कोई एक व्यक्ति यदि उसका ज्यादा उपयोग करता है या एक्सप्लॉयटेशन करता है तो वो राज्य उसके एक्सप्लॉयटेशन से उसे रोकेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 39B हो गया, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। अब संवितरण हो गया। तो 39C में है, राज्य धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकेगा। ये तो क्या था, सामूहिक हित के लिए जो समुदाय के भौतिक संसाधन होते उनका संवितरण कर रही थी। अब क्या कह रहे हैं कि धन और उत्पादन के संसाधनों के संकेंद्रण को रोकेगा, कि सारे संसाधन, कोई धन के और उत्पादन के सारे संसाधन क्या है, कोई एक ही व्यक्ति एक्वायर ना कर ले। नहीं तो क्या होगा, सारे जब आर्थिक संसाधन एक ही व्यक्ति के पास आ जाएंगे तो क्या होगा, इससे इनकम डिस्पेरिटी होगी, और इनकम डिस्पेरिटी से फिर वो कभी जो समतलीकरण होना चाहिए समाज में, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना चाहिए, वो कभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा और ये खाई हमेशा बढ़ती चली जाएगी। तो राज्य इसका प्रबंध करेगा कि वो धन के संकेंद्रण पर पर्याप्त अंकुश लगाए। तो ये कौन सा हो गया, 39C। तो 39A, 39A, 39B, 39C। 39A में 4 चीजें हैं। क्या है, जीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा, जीविका के बाद समान कार्य के लिए समान वेतन, उसके बाद क्या है, बलात्श्रम से संरक्षण और बच्चों के लिए स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना। ये तो हो गया 39। 39A क्या कहता है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 39A 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। इसके बाद 39B जो कहता है सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण हो, और 39C कहता है कि धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा राज्य। ठीक है। इसके बाद 39 फिनिश। तो 39 के तहत बहुत सारे लॉ बनाए गए जो कि क्या करते हैं, इसमें क्या है कि जब भी संकेंद्रण की या किसी को रोकने की, सामूहिक वितरण की तो बात होती है तो वो कहाँ चला जाता है, 19 स्वतंत्रता के अधिकार का वायोलेशन होता है, कभी उसका विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 का वायलेशन होता है। तो इस आधार पर क्या है, बहुत मुकदमेबाजी होती थी 39 में, इसीलिए इसे 31 में डाला गया और वहां लिख दिया गया जहां 39 आएगा वहां आपका 14 और 19 के आधार पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते 40। तो 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन और स्वायत्तता प्रदान की जाए उन्हें। तो यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे हम, जो गांधीवादी है ना उनके सामने जी बना लेते हैं, और फिर क्या है हम देख लेंगे। तो ये हो गया गांधी जी। ठीक है। इसके बाद 40 में हो गया ग्राम पंचायतों का गठन, फिर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार
वो कहाँ पे 41। तो 41 में अपन इतना याद रखें, ये सब देख लेते हैं अपन। देखो, काम पाने, किसी व्यक्ति को रोजगार पाने का, शिक्षा पाने का, कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, बेकारी, अगर वो बेकार बैठा है तो उस बेकारी के समय उसे कुछ रोजगार के लिए, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में उसे लोक सहायता, लोगों से लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है 41 में। 42 में क्या है? काम की न्याय संगत दशा। जो हमने 39 में सब लोगों को जीविका दिला दी, समान कार्य के लिए समान वेतन, बलाश्रम से संरक्षण करवा दिया, लेकिन यदि उसे क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं नहीं मिली, जैसे कि किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट गया फिर भी उससे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, तो वो आदमी एफिकेसी के साथ, या कहें कि पूरी अपनी क्षमताओं के साथ काम नहीं कर पाएगा ना। तो व्यक्ति को क्या है, मानवोचित दशाएं मिले, उसे यही समझा जाए कि वो एक आदमी है। नहीं तो वो नहीं, अंग्रेजों जैसा नहीं कि कोलू में लगा दिए तो 24 घंटे काम ले रहे हैं, 18 घंटे काम ले रहे हैं, बिल्कुल आदमी को सुस्ताई नहीं दिया जा रहा, कूड़े मार मार के काम ले रहे हैं, खून निचोड़ ले रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। मानवोचित दशाएं दी जाएंगी और काम की न्याय संगत दशाएं, कि जैसे 8 घंटे का काम है तो 8 घंटे ही किया जाएगा। ओवर टाइम होगा तो ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त राशि तो दे होगी, किंतु वो मूल राशि से भी अधिक होगी, क्योंकि वो घंटे काम के अतिरिक्त घंटे हैं, इसीलिए। तो क्या हो गया, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता को बंद किया गया है। मैटरनिटी लीव पहले नहीं थी, महिलाएं जो भी काम करती थी वो जब भी उन्हें मातृत्व सुविधाएं प्रदान ही नहीं की जाती, जैसे ही वो जब गर्भावस्था में होती थी तो उसी समय उन्हें काम छोड़ना पड़ता था, फिर बच्चे के लालन पालन के लिए उन्हें 1-2 साल के लिए फिर छोड़ना पड़ता। तो इस तरीके से क्या है, चीजें प्रभावित हो रही थी। तो इसमें लिखा गया है उसके लिए कि प्रसूति सहायता का भी बंद किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए विभिन्न गवर्नमेंटों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है ताकि महिलाओं को प्रसूति सहायता मिल सके, सुनिश्चित हो सके। तो ये है आर्टिकल 42। 40 में ग्राम पंचायतें हैं, 41 में लोक सहायता पाने का अधिकार विभिन्न दशाओं में, 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 क्या कहता है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब मजदूरी मिले तो निर्वाह मजदूरी तो हो कम से कम, जिससे उसका निर्वाह हो सके। मतलब जैसे कि वर्तमान में मान लें कि जब लेबर की रेट चल रही हो 400, तो कम से कम एटलीस्ट उसे 200 या 300 के आसपास तो दी जाए, निर्वाह मजदूरी तो दी जाए। नहीं ये क्या 100 रुपए पकड़ाए और काम करवाते रहे, तो वो तो बलात्श्रम की श्रेणी में आ जाएगा ना। तो काम क्या है, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, स्वस्थ जीवन स्तर उनका अच्छा हो तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उन्हें प्रदान किए जाएं, कि वो किसी मेला में जाना चाहते हैं या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें वो मौके दिए जाएं, ताकि वो अपने आप को अकेलापन महसूस ना करें और उन्हें क्या हो, थोड़ा सा फेमिलियर रहें और काम करने का उनका भी मन हो मन से। तो इस तरह की दशाएं उपलब्ध की जाएंगी, ये कहता है 43। और 43 में एक और है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ये किसने कहा था, ये तो गांधी जी ने कहा था। ये 2 हो गए हैं अभी तक गांधी जी वाले। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये हो गया 43। 43 ए में क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया कि जो प्रबंध होगा, उद्योगों का प्रबंधन होगा, उसमें कर्मकारों की तरफ से क्या है, उनका भी हिस्सेदारी होगी और वो भी उसके प्रबंधनी कमेटी के साथ बैठेंगे और अपने हित के मुद्दों को रखेंगे। इसीलिए हमने जब पढ़ा था हड़ताल करने के वो था, तो स्वतंत्रता के अधिकार में ख्याल किया गया था कि कोई भी मजदूर या यूनियन को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 से जो प्रबंधन होता है कंपनी का, उस प्रबंधन में उनके सदस्यों को सम्मिलित किया गया है और उनकी वहीं सुनी जाती है कि आपको जो भी समस्या है वो आप बोर्ड पे रखें मीटिंग के दौरान, तो उनका हम वहां पे शांतिपूर्ण निपटान करेंगे और कार्यवाही काम को नहीं रोकने देंगे। इसीलिए उनसे हड़ताल का अधिकार नहीं है उन्हें। ठीक है, 43 हो गया। 43 में कर्मकारों से रिलेटेड है, निर्वाह मजदूरी, स्वास्थ्य जीवन स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग और उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का, ये सब हो गए 43 में।
इसके बाद आता है 44 है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ये उदार बौद्धिक टाइप का है, लिबरल लेवल का, कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता क्या हो गई? सिविल संहिता रिलेट करती है कि तुम्हारे शादी के और उत्तराधिकार के नियमों को, तो वो सब के लिए यहाँ पे एक करने की कोशिश की गई है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से रूल किया जाए। तो देखने में तुझे बढ़िया लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जितने भी और हैं, तो सबके कुछ ना कुछ तो सदस्य हैं, तो सबके क्या है अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, वो उनके हिसाब से अपने शादी और उत्तराधिकार के नियमों को क्या है चलाते हैं। तो उस सब को यूनिफॉर्म लाने का, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, उसे लाने का प्रयास करने के लिए कहा, किसने कहा है? डीपीएसपी में कहा गया है कि सरकार क्या करेगी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लाने का प्रयास की जाएगी। जबकि क्या है, विभिन्न धर्मावलंबी क्या करते हैं, अपने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से अभी तक गवर्न होते हैं और वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि हम धर्म की आइडेंटिटी से उठ के अभी सिटीजन बन ही नहीं पाए। हम जब नागरिक बन जाएंगे तब नागरिक सिविल संहिता से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन फिलहाल हम क्या है कि अभी धार्मिक हैं। अभी हम जब ये धर्म हटके एक पूजा पद्धति रह जाएगा, एक डिवोशन के हम इसे मानते हैं और हम इसे इस तरीके से रिलेट करेंगे अपने आप से, और नागरिक होना हमारे लिए एक बात है, हमारी पूजा पद्धतियां या धर्म अलग अलग हो सकते हैं। जब हम ऐसा मानने लग जाएंगे तो उस समय हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपत्तियां नहीं होंगी जो वर्तमान में हो रही हैं। क्योंकि हम इसे क्या करते हैं, अभी अपने पर्सनल लॉज पे एक तरीके का हथियार जैसा समझते हैं कि इससे हमारी आइडेंटिटी छिन जाएगी, मूलतः ये। पर ठीक भी है, अभी सरकारों को भी क्या है कि इतने विविधता भरे देश में कोई एक कोड के अंदर लाना मतलब बहुत टफ हो जाएगा। जब इतनी विविधताएं हैं तो फिर इन विविधताओं को विविधता से ही हैंडल करना ठीक है। सबको यूनिफॉर्म करने से क्या है कि फिर वो मजेदारियां भी नहीं रहेंगी, है ना। हर चीज में यूनिफॉर्मिटी भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा डेविएशन बने रहे, विविधताएं तो वो भी जरूरी होती है। तो 44 क्या हो गया अपना, नागरिकों की सिविल संहिता हो गई। इसके बाद 45 में क्या था? 45 की मूल विषय वस्तु पहले ये थी कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। किंतु जब इसे राइट टू एजुकेशन की तहत 21 का में इसे मौलिक अधिकार बनाया और 2009 से राइट टू एजुकेशन बिल आ गया, उससे उसे शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रबंध करेगा। क्योंकि वहां तो 6 से 14 का कर दिया, उसे मौलिक अधिकार बना दिया, तो अब ये जगह खाली रह रही थी ना, तो इसे 0 से 6 का कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो आंगनवाड़ी रहती हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट वगैरह इसके थ्रू किया जाता है 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए। प्रारंभिक देख रेख एवं शिक्षा को बंद 86वें संविधान संशोधन 2002 से। तो ये हो गया 45, 44, 45। अब 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, ये गांधीवादी है, तीसरा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। 46, इसके बाद 47 है। 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवा, मदिरा, ड्रग्स की औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध, ये गांधीवादी है, चौथा। क्या है? नशा, मदिरा से दूर रहना और औषधि उपयोग के अलावा उपभोग पर प्रतिबंधित करना। ठीक है, इसके बाद आता है 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, ये उदार बौद्धिक हो गया। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक से। 48A क्या कहता है? पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन जीवों की रक्षा, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से ऐड हुआ। और यहाँ पे एक और चीज है जो गांधीवादी श्रेणी में आती है, वो है गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन करेगा राज्य। ठीक है, 49 में क्या है?
राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या संस्थान वस्तुगत संरक्षण उदार बौद्धिक है। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखेगा। ठीक है। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, ये कहते हैं। इस तरीके से हमारे पूरे नीति निर्देशक तत्व हो गए। तो एक बार फिर देख लें अपन 36 में क्या है, यहाँ भी राज्य की परिभाषा है। 37 में है कि ये लागू कैसे होंगे, और 38 में क्या है, राज्य क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा तथा क्या करेगा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा 38 में। 39 में पहले 4 के सभी के लिए जीविका के बाद क्या करेंगे, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे। समान वेतन के बाद क्या है, बलात्श्रम से संरक्षण प्रदान करेंगे और उनके बच्चों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करेंगे। 39 ए क्या कहता है कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। 39 ए। 39 बी क्या कहता है कि सामूहिक हित के संसाधनों को समाज के हित के लिए क्या किया जाएगा, उनका उपयोग किया जाएगा। 39 बी। और 39 सी क्या कहता है, राज्य क्या करेगा, उत्पादन और धन के संसाधनों के संकेंद्रण पर नियंत्रण रखेगा। 39 सी। इसके बाद आएगा 40। तो 40 में क्या है, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन हो गया। ग्राम पंचायतों के गठन के बाद 41 में आएंगे। 41 में क्या है कि विभिन्न दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 में। इसके बाद 42 आएगा। तो 42 में क्या है, काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता 42 में। और 43 में पूरा का पूरा कर्मकारों से रिलेटेड है, मतलब मजदूरों से, कर्मचारियों से। इसमें क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और स्वस्थ जीवन स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक। फिर उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग भी 43 में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुटीर उद्योग वाला बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है। तो ये गांधीवादी रिलेटेड है और कुटीर उद्योग किसमें है, 43 में। 43 ए क्या कहता है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा, वो कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, कि उन्हें भी बोर्ड में, गवर्निंग बोर्ड में शामिल किया जाएगा कर्मकारों को। 43 ए। 43 बी जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 से जुड़ा, सहकारी समितियों के गठन, संचालन और नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन के लिए। 43 बी। 44 समान सिविल संहिता। 44 हो गया। 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा और देखरेख की व्यवस्था करेगा। 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक और शैक्षणिक प्रोत्साहन, अन्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। 46। 47 फिर वही, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, और एक और यहाँ पे जुड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवा, मदिरा, ड्रग्स के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। 47। 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक तकनीक। 48 ए में पर्यावरण संरक्षण, और यहीं पे है गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षण प्रदान करे। 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका से विथकित करे। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि के प्रयास करे और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसे मध्यस्थता के साथ निपटाए, ऐसा कहता है 51। निर्देशक सिद्धांतों के पीछे क्या संस्तुति थी, तो जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने बोला कि नागरिकों को दो तरीके के अधिकार प्राप्त हैं, एक न्यायोचित हैं, दूसरे गैर न्यायोचित। न्यायोचित हैं वो मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किए गए, और जो गैर न्यायोचित हैं वो किसके रूप में, DPSP या नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किए गए। अब यदि बात ये उठे कि आप पूछें कि ये सब सिर्फ लिस्ट है, इन्हें सरकार कहाँ फॉलो करती है, तो मैं बताऊं, जैसे कि सरकार क्या करती है अपने नीति निर्माण में, इनसे क्या करती है, इन्हें लेती है, इनके आधार पर एक्ट बनाती है और एक्ट से इनका इम्प्लीमेंटेशन करती है। भले ये यहाँ पे गैर न्यायोचित दिख रहे हो, लेकिन इनका पालन कौन करती है, सरकार अपने नीति निर्माण के थ्रू करती है। जैसे कि हम यहाँ देख, यहाँ पे दिया पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन जीवों की रक्षा। तो क्या बनाया, कौन सा अधिनियम बनाया, वन संरक्षण अधिनियम बनाए। ठीक है, किसके लिए, इसी का इस्तेमाल करके। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक है तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स के, इनके लिए भी एक नियम बनाया।
ऊपर समाजवादी में देखें तो वहां बनाए गए मजदूरों के लिए बोनस, मैटरनिटी लीव, ये सारी चीजें क्या है, ये कहाँ से निकल के आती हैं? जो भी सरकार जो लोक कल्याण के लिए कर रही होती है वो सब कहाँ से आती है? नीति निर्देशक सिद्धांतों सरकार लेती है, उस पर एक नियम बनाती है या एक एक्ट बनाती है पूरा। जैसे एक राइट टू एजुकेशन बनाया तो वो क्या था, यहाँ पे शामिल था, अब उसे मौलिक अधिकार भले ही बना दिया, वो पहले वो नीति निर्देशक सिद्धांत था, तो उस पर राइट टू एजुकेशन बना 2009, तो वो क्या है, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो इस तरीके से सरकार इस पे काम करती है। और कोर्ट भी जब इन्हें देखता है तो भी उन्हें वो देखता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुपालन में यदि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसा कि हमने बताया 39 के अनुपालन में यदि 14 और 19 के साथ थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस आधार पर उसे नल एंड वॉइड घोषित नहीं करता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, डीपीएसपी है कहाँ से 36 से 51 तक, ये न्यायोचित हैं, वो गैर न्यायोचित हैं डीपीएसपी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। डीपीएसपी क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये व्यक्तियों को प्राप्त हैं, वो पूरी समाज को प्राप्त हैं। ठीक है, बस यही मूल अंतर है किसके बीच में, मौलिक अधिकारों के बीच में और डीपीएसपी के बीच में। अब कुछ लोग कहते हैं कि इनको जब ये गैर न्यायोचित थे तो इन्हें शामिल करने की क्या आवश्यकता थी। तो ये तो BN राव साहब का हमने देख लिया, लेकिन एक और वजह ये थी कि तब देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि लोगों को इतने सारे अधिकार प्रदान कर पाता। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, इन्हें मैंडेटरी न बनाते हुए इन्हें डाल दिया गया कि जब भी सरकार के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो राज्य अपनी नीतियों में इन्हें शामिल करेगा और इन्हें पालन करने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए इन्हें क्या है, गैर न्यायोचित रखा गया ताकि सरकार पर अतिरिक्त भार ना आए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।